हेलो दोस्तों, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 to 1848 as conservative regime tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution. जैसा कि रूढ़िवादी शासन ने प्रयास किया अपनी शक्तियों को बढ़ाने का, वैसे ही उदारवादी और राष्ट्रवादी भी अपने क्रांतिकारी विचारों में लग गए. In many regions of Europe, such as Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland, और बहुत से क्षेत्रों में यूरोप के, जैसे कि इटालियन, जर्मन स्टेट्स और जो ओटोमान एम्पायर के कुछ क्षेत्र थे या राज्य थे, आयरलैंड और पोलैंड. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks, and members of commercial middle classes. ये जो क्रांतिकारी थे, इनका नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादी के माध्यम से हुआ और ये वर्ग था मध्य वर्ग का सभ्य वर्ग, एमंग whom were प्रोफेसर, और जिसमें कि प्रोफेसर थे, स्कूल टीचर थे, क्लर्क थे और कमर्शियल मिडिल क्लास के सदस्य थे. द फर्स्ट अपहीवल took place in France in July 1830. जो पहली क्रांति थी फ्रांस में, वो जुलाई 1830 से स्टार्ट हुई. The Bourbon kings who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, जो बारबन वंश था, उसके राजाओं ने 1815 में जो शक्तियां पाई थी रूढ़िवादियों के माध्यम से, were now overthrown by liberal revolutionaries. वो अब उखाड़ फेंका गया उदारवादी क्रांतिकारियों के माध्यम से, who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold. तो उसके स्थान पर संवैधानिक राजा लुई फिलिप को स्थापित किया गया. तो मेटरनिच ने एक बार इसके लिए टांट किया था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी पकड़ लेती है. द जुलाई रिवॉल्यूशन sparked as uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. और जो बाकी यूरोप और जुलाई की क्रांति ने एक चिंगारी लगा दी जो कि ब्रसेल्स तक पहुंची, और इसके बाद बेल्जियम में भी और यूनाइटेड किंगडम में और नीदरलैंड में भी इसकी आग लग गई. An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. और एक घटना जिसने सभी राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत कर दिया और शिक्षित वर्ग को और भी उत्साहित कर दिया, वो थी यूरोप में ग्रीक युद्ध स्वतंत्रता के लिए या स्वतंत्रता के लिए ग्रीक का युद्ध. Greece had been part of the Ottoman Empire since the 15th century. ग्रीस ओटोमान एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था 15वीं शताब्दी से. The growth of revolutionary nationalism in Europe is part of a struggle for independence amongst the Greek, which began in 1821. और ये जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई यूरोप में, इसकी जो चिंगारी थी संघर्ष के रूप में ले ली स्वतंत्रता की ग्रीक में 1821 में. Nationalists in Greece got support from Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathized for ancient Greek culture. जो राष्ट्रवादी ग्रीक के लोग थे, उनका सपोर्ट ग्रीक
को मिला ही, साथ में जो देश निकाला पाए हुए लोग थे उन्होंने भी इनको काफ़ी समर्थन दिया, और जो पश्चिमी यूरोपियन थे वो भी उनके प्रति सद्भावना रखते थे अपने प्राचीन ग्रीक संस्कृति की वजह से। पोएट एंड आर्टिस्ट लॉडेड Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire। तो जैसा कि कवि और कलाकार भी ये मानते थे कि ग्रीस जो था वो पालना था यूरोपियन सभ्यता के लिए, तो वो भी इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने समर्थन दिया मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ ग्रीस को। द इंग्लिश poet Lord Byron organized fund and later went to fight in the war, where he died of fever in 1824। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने भी एक संगठन बनाया और उसमें उन्होंने फंड इकट्ठा किया जिससे वो इस युद्ध में लड़ना चाहते थे, लेकिन बाद में उनकी 1824 में मृत्यु हो गई फीवर से। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, और अंत में एक कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि हुई और इसके अनुसार 1832 में ग्रीस एक राज्य के रूप में, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया और अपनी पहचान बनाई। थैंक यू।